we already discussed departmental undertakings and statutory corporations. Now we will discuss what is government company. Government company is that company which is established under the Companies Act 2013 and registers and govern under the Companies Act. तो अकॉर्डिंग टू दिस याद रखना है कि गवर्नमेंट कंपनीज जो है, एनी कंपनी, ये लाइन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनी कंपनी इन विच not less than 51% of the paid up capital is held by central government, state government, partly by center or partly by state government, or includes companies which are subsidiary of government companies. means गवर्नमेंट कंपनीज वो कंपनीज है जहां 51% शेयर गवर्नमेंट का होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, चाहे थोड़ा हाँ जी। तो जो सब्सिडरी कंपनीज होती हैं गवर्नमेंट की, उनको भी हम अकॉर्डिंग टू रूल कहेंगे कि वो भी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज है। बट ये ध्यान देना है हमें कि 51% शेयर होना चाहिए। 51% शेयर से अबव हो सकता है पर नॉट लेस देन 51%। क्लियर? व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी? Government company is that company which is established under Companies Act 2013 and the company which has at least 51% of paid up capital is partly held by central, state, partly central or state, और subsidiary companies of स्टेट गवर्नमेंट। तो सब्सिडरी कंपनीज ऑफ दी जो गवर्नमेंट्स होती है वो भी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ही होती है, तो वो भी हो सकती है। जो गवर्नमेंट कंपनी है इट इज फॉर्म बाय द प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। मींस अगर 51% शेयर गवर्नमेंट का है तो ऑब्वियस है या हो सकता है 49% प्राइवेट का भी हो। तो इसमें ध्यान रखना है 51% जो शेयर है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी आप कह सकते हो पार्ट ऑफ उनके एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज होते हैं, वो सब गवर्नमेंट के इंक्लूड होने चाहिए, वो गवर्नमेंट के पार्ट होने चाहिए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है जब भी आप गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में लिखेंगे। मीन्स जो मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनका जो पूरा कंट्रोल है मैनेजमेंट का वो किसका होना चाहिए? गवर्नमेंट का होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं फीचर्स। फीचर्स वही सेम है, रजिस्ट्रेशन है इसका कंपनीज एक्ट के अंडर। सेकंड हो जाएगा कंपनी कैन फाइल अ सूट इन कोर्ट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, क्योंकि ये अलग से अपना प्राइवेट कंपनी है, ऑनरशिप है, तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी का वर्क करेगा। तो गवर्नमेंट कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है और ये कंपनी किसी के भी अगेंस्ट फाइल कर सकती है। कंपनी कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्वायर प्रॉपर्टी। मींस ये कौन सा पॉइंट हुआ? कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से इसकी जो ओनरशिप है वो थोड़ी सी गवर्नमेंट है और वो है, तो इसलिए ये कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एंटर कर सकती है, अपना केस। फोर्थ आ जाएगा मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ। क्लियर में आ रही है? वॉइस इज नॉट क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा the employees of the companies are appointed according to their rules and regulations। means जो भी अपॉइंटमेंट होगी, जो स्टाफ होगा, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस मींस किसके द्वारा डिसाइड होगा? गवर्नमेंट के। जो मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, ऑब्जेक्ट्स है, वो सारे वैसे ही चलेंगे जैसे
दूसरी कंपनीज में चलते हैं। फिर आ जाएगा जो भी अकाउंटिंग और ऑडिट की बात करते हैं, इनको अकाउंटिंग जो है गवर्नमेंट कंपनीज की, वो किसको अकाउंटेबल होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट में और पार्लियामेंट में डिस्कस होंगे, स्टेट असेंबली में भी डिस्कस हो सकते हैं। तो जो भी इनकी एनुअल रिपोर्ट्स और ऑडिटिंग्स होंगे गवर्नमेंट कंपनीज के, वो वहां जाके रिप्रेजेंट होंगे। और लास्ट आ जाता है जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनको फंड्स कहाँ से मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा वो गवर्नमेंट और आधी प्राइवेट भी है, तो ये रेज कर सकते हैं फंड्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट, क्योंकि इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, मींस ये अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो ये अपनी बोरिंग पावर्स को एंजॉय कर सकते हैं, मींस ये कहीं से भी बाहर से शेयर्स इशू कर सकते हैं। ठीक है ना, ये फ्री है फॉर एक्सपेंशन ऑफ देयर कंपनी, मतलब ये कहीं से भी अपने कंपनी को एक्सपैंड कर सकते हैं, फ्रीडम पूरी है इनके पास। नेक्स्ट आ जाता है मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की बात करें, जैसे अभी हमने बात बोला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मींस जो गवर्नमेंट कंपनी है वो फ्री है फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से। इट कैन ऑल्सो फंक्शन फ्रीली एंड स्मूथली अंडर द गवर्नमेंट। प्लस आप कह सकते हो अगर कोई सुटेबल चेंजेस करने हो, कुछ चेंज लाना हो, तो आप वो प्रोविजन ऑफ एक्ट जो बना हुआ है कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंडर आप एक्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो ये भी इसका एक मेरिट है, ये अपना वर्क खुद करते हैं। थर्ड आ जाएगा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, अपने डिसीजन मेकिंग उनके फास्ट होते हैं, अपने जो एक्शंस है उनको वो कर सकते हैं, क्योंकि इनका सारा मैनेज ऑडिट जो भी है वो बीच में प्राइवेट सेक्टर जो है, तो इनके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ज्यादा फ्रीडम है, डिसीजन मेकिंग फास्ट है, तो इनको इजी हो जाता है वर्क करना। एफिशिएंट स्टाफ है इनका, क्योंकि जो गवर्नमेंट है कंपनीज है इनके अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये अपनी तरफ से रिक्रूटमेंट करते हैं, अपनी तरफ से सैलरीज देते हैं, इनकी मर्जी है, प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशंस को ले सकते हैं, स्पेशलिस्ट को ले सकते हैं, फिर उनको अपने हिसाब से सैलरीज और वेजेस देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब अपनी अपनी फ्रीडम होती है तो वो स्टाफ अच्छा ही आता है, क्योंकि ये सैलरीज अच्छी देंगे तो स्टाफ भी अच्छा आएगा। और कोलैबोरेशन है क्योंकि, तो वर्क करना इजी हो जाता है। प्राइवेट और गवर्नमेंट मिल के काम कर रही है, कोलैबोरेशन में काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं मैनेजरियल स्किल्स, टेक्निकल हाउ नो, एक्सपर्टनेस जो प्राइवेट सेक्टर में होती है वो इनको मिल जाती है, और इनका जो वर्क होता है, वे होता है, वो इजी हो जाता है। क्लियर? और साथ में ये कंपनीज जो है एक रीजनेबल प्राइसेस में गुड्स को देती है, और इनका हेल्दी वे में जो होता है वो बिजनेस या कंपनी चलती है, मतलब ऑन और फॉर्म होती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं गवर्नमेंट कंपनीज जो है उसके पास ज्यादा एडवांटेजेस हैं। हेलो, हेलो। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, ये नेट यस मैम। बीच में चला जाता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। चलिए, हम मेरिट्स कर रहे थे गवर्नमेंट कंपनीज के। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। अगर हम ऑटोनॉमी की बात करें, हमने वहां मेरिट्स में बोला फ्रीडम मिलती है, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी जो है गवर्नमेंट कंपनीज को नहीं मिलती, ये सिर्फ पेपर वर्क पे ही मिलती है कि हाँ इनको फ्रीडम है। इन एक्चुअली में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस देखती है, अपने वे से कहती है कि जो थिंग्स है उनको अपने वे से करवाती है, तो कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम नहीं है। सेकंड आ जाएगा वही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, सेम ही बात आ गई। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंपनीज में जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेरेंस करती रहती है हर वर्क में, ठीक है, क्योंकि वो मान के चलती है कि जितनी गवर्नमेंट कंपनीज है वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है,
और इनका जो इंटरफेरेंस है वो फ्रीक्वेंटली होता रहता है। तो इससे क्या होता है, जो उनका वर्क है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। फिर आ जाएगा बोर्ड पैक विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। तो कहीं ना कहीं जो ये डायरेक्टर्स होते हैं ये प्लीज करते रहते हैं गवर्नमेंट को, मतलब चापलूसी करते रहते हैं रादर देन इम्प्रूविंग देयर एफिशिएंसी। ये उनको प्लीजिंग करते रहते हैं ताकि जो इनकी अपनी पोजीशंस है गवर्नमेंट में वो बनी रहे। ठीक है। अगर हम सोल प्रोप्राइटर या दूसरे केसेस में देख रहे थे, वहां भी वो कंपनीज होती है, ऐसे ऐसा सब होता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को जवाब देना होता है, तो कहीं ना कहीं ये प्लीज करते हैं गवर्नमेंट को। तो ये मेथड जो है वो सुटेबल है जहां आपने थोड़ा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का रखना और थोड़ा गवर्नमेंट का रखना हो। यहाँ वहां चल सकता है जहां मैक्सिमम फंड्स की जरूरत हो, वो प्रोजेक्ट्स जहां गवर्नमेंट अपना फंड्स अरेंज कर सकती है, वहां ये गवर्नमेंट कंपनीज का मेथड बहुत ही सुटेबल है। और आप कह सकते हो जहां कोलैबोरेशन में काम करना हो प्राइवेट और पब्लिक ने, वहां भी ये मेथड सुटेबल है। और जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके एग्जांपल्स हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, मशीन्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। आपने ये नेम सारे सुने हुए हैं। ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिसमें थोड़ा बहुत शेयर प्राइवेट का भी है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चेंजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। मींस आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिसमें जो पब्लिक सेक्टर का रोल है वो धीरे धीरे चेंज हुआ है। आपको पता है जैसे कि पब्लिक सेक्टर है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इसके अब फिर अलावा अगर हम कहें, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो करती है, लेकिन वो सेवरल प्रॉब्लम से भी सफर करती है, जैसे कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग पुअर होना, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाना, ओवर स्टाफिंग हो जाना, मतलब स्टाफ एक्स्ट्रा रख लेना, फंड जो है उनका यूटिलाइजेशन ठीक ना करना, इनएफिशिएंसी बहुत होती है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज में। तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो जितने भी हमारे प्लान्स बनते हैं टाइम टू टाइम, उनमें ये चेंजेस को देखा गया कि कैसे कंपनी लॉसेस में जाती है और इनको ठीक किया जाए। तो इन प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए, इनको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए, जिसे कहा गया चेंजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। मींस जो पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस है वो उतना रिमार्केबल नहीं था, और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट थी वो इन सबको इग्नोर कर रही थी, उनके डेवलपमेंट को। और इन सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारी, अगर हम देखें जो प्लान्स बनते हैं हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, दो तरह के प्लान्स बनते हैं। आप इकोनॉमिक्स में इसको स्टडी भी करोगे। शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं जो छोटे मोटे 5 ईयर प्लान्स हर 5 साल बाद बनते हैं हमारे। लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्लान्स है, एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स है जो कभी सॉल्व ही नहीं हो रही जब से हमारा इंडिपेंडेंस मिली है, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, रीजनल इम्बैलेंस हो गया। ये हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, जब से हमारे को इंडिपेंडेंस मिली हम तब से सुनते आ रहे हैं कि इन प्रॉब्लम्स हमें कहीं ना कहीं होगा, इनका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं रही। तो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स बन रहे हैं वो इन्हीं के लिए बन रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए बन रहे हैं। तो जब देखा गया कि जितने पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको लॉसेस हो रहे हैं, तो उनके लिए एक बोर्ड तैयार किया गया जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंसिंग रिकंस्ट्रक्शन। इनमें क्या किया गया, जितनी भी कंपनीज थी जो लॉसेस में जा रही थी, जिनका कोई स्कोप नहीं था, उनको शट डाउन कर दिया गया। और जो लगा जिनका थोड़ा बहुत रोल है, जो थोड़ा सा ठीक हो सकती है, उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया ताकि इनको ठीक कर दिया जाए, मतलब इनको वापस से रिवाइव कर दिया जाए। तो उसके लिए सबसे पहला क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर किया। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता ही है
अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हो, अच्छा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, हैवी इंडस्ट्रीज चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना पड़ेगा। और प्राइवेट सेक्टर पहले इनिशिएट नहीं लेता था क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती थी, अच्छे एम्प्लॉयज की जरूरत होती थी। पर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट ने धीरे धीरे स्टार्ट किया है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर्स को पहले डेवलप किया गया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती गई कि अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए। ठीक है, जैसे कि ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगाई जाए, टेक्नोलॉजी बेटर लाई जाए, जैसे स्टील हो गया, पावर हो गया, रेलवेज हो गया, पेट्रोलियम हो गया। फिर इनका इन्वेस्टमेंट जो है, जहां प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर रहा था वहां गवर्नमेंट कंपनीज को दे दिया गया। केमिकल्स में था, हैवी इंजीनियरिंग में था, मतलब ये मिक्स कर दिया गया सारा। होटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट था, टेक्सटाइल्स था, ऑटोमोबाइल्स था। दूसरा इको आया रीजनल बैलेंस करे। रीजनल बैलेंस होता है ओवरऑल इंडिया में बैलेंस हो। कई बार हमने देखा है कि कुछ एरियाज हमारे इंडिया में बैकवर्ड है, ठीक है, जैसे उड़ीसा, बिहार ले लो, झारखंड ले लो, या हम कहे ईस्टर्न जो कंट्रीज है कुछ, वो पिछड़ी हुई हो रखी है। तो और कुछ साइट्स ऐसी है जहाँ, स्टेट्स ऐसी है जहाँ पूरा डेवलपमेंट है। तो वो कहते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसके लिए प्लान डेवलपमेंट हो। उन एरियाज जो बैकवर्ड एरियाज है उनको ठीक किया जाए, वहां इंडस्ट्रीज लगाए जाए ताकि वहां के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिले। वहां की जो पॉवर्टी है, वो जो पॉवर्टी लाइन से नीचे, उनको ठीक किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारे स्टेप्स उठाने पड़े रीजनल बैलेंस करने के लिए। फिर आ गया इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना। लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर लिए तो ऑब्वियस है लार्ज ह्यूज कैपिटल चाहिए। तो पब्लिक जो कंपनीज थी उनको जो इलेक्ट्रिक पावर है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम है, टेलीफोन इंडस्ट्रीज है, ये कुछ इंडस्ट्रीज थी जिसमें लार्ज स्केल यूनिट्स की जरूरत थी। तो धीरे धीरे पॉसिबल किया गया और इनमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया। फिर आया चेक ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इस पॉइंट का मीनिंग है कि जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर था उनको चेक किया गया, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज ने अपना मोनोपोली कर रखा था। मतलब जो मार्केट थी वो कुछ लोगों के हाथ में थी, वो चला रहे थे। तो ऐसे तो इनइक्वालिटी हो जाती है ना, जो रिच है वो और रिच हो रहा था, जो पुअर है वो और पुअर हो रहा था। तो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर ने सेटअप किए हैवी इंडस्ट्रीज को, जिससे क्या हुआ, सबको एम्प्लॉयमेंट मिली, पॉवर्टी जो उनकी वो थी वो कम हुई। इससे क्या हुआ, सब एम्प्लॉयज को बराबर का हिस्सा मिला, और जो वेल्थ है, इकोनॉमिक पावर है, वो सारे सेक्टर्स में डिवाइड करने की कोशिश की गई। फिर है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स होता है कि वो चीज जो आप इंपोर्ट करते हो वो उसका खुद ही सब्स्टिट्यूट आप ढूंढ लो। जो चीजें जैसे हैवी मशीनरीज है वो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती थी और काफी हमारी जो इनकम है वो खर्च हो जाती थी। तो क्यों ना उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया जाए, जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज है। इससे क्या होगा, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जितनी बड़े बड़े वो है, उनको हेल्प मिलेगी और उससे अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे हम, मतलब हम भेजेंगे बाहर बजाय हम इंपोर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आया गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर। 1991 में गवर्नमेंट ने फिर इंट्रोड्यूस किया इन 1991 एक इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा गया। वहां गवर्नमेंट ने कुछ एलिमेंट्स जोड़े, जिसमें सबसे पहला हुआ, गवर्नमेंट ने रिकंस्ट्रक्ट और रिवाइव की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज थी उनको रीसेट और रिवाइव किया गया। उनको रीसेट और रिवाइव किया गया। फिर कुछ कंपनीज जो बहुत ही ज्यादा लॉसेस में जा रही थी उनको क्लोज डाउन कर दिया गया, जो रिवाइव नहीं हो सकती, मतलब जो ठीक नहीं हो सकती थी। और उन्होंने जो गवर्नमेंट का शेयर था उसको भी कम कर दिया, 26% तक कर दिया। और प्रोटेक्शन दी सारे वर्कर्स को कि उनको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, उनको कहीं ना कहीं सेट कर दिया जाएगा जॉब्स में। तो ये सारा वर्क हुआ, जिसमें फर्स्ट आ गया reduction in number of industries reserved to public 17 to 8 and then 3।
तो 1956 में रिजोल्यूशन पास करवाया गया जहां 17 इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी उसको प्राइवेट को दे दी गई, और वो कितनी कर दी गई, अप टू 8 रह गई जो गवर्नमेंट के पास रहेगी। फिर धीरे धीरे आते आते 1991 और 2001 तक आते आते ये 3 इंडस्ट्रीज तक रह गई, जिसपे क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी 3 इंडस्ट्रीज है जो इस समय अब गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि बाकी सब प्राइवेटाइजेशन हो गया। वो 3 थी एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स, और थर्ड थी रेल ट्रांसपोर्ट। तो ये 3 इंडस्ट्रीज जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास रहेगी, बाकी सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया। सेकंड आ गया डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स एंड सिलेक्ट सेट ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड एंटरप्राइज। डिसइन्वेस्टमेंट होता है जब सेल कर देना सारे शेयर्स, किसको, पब्लिक और प्राइवेट को बांट देना। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनको हम होल्डिंग्स उनकी दे देंगे और एनकरेज करेंगे प्राइवेट सेक्टर को कि वो आगे आए। इससे क्या होगा, जो एफिशिएंसी लेवल है वो इंक्रीज होगा। मींस क्योंकि जितने भी इन्वेस्टमेंट थी उनको डिसइन्वेस्ट करना पड़ता है कि वहां से शेयर्स निकाल के पब्लिक सेक्टर के शेयर्स निकाल के प्राइवेट को दे दिए जाए, ताकि प्राइवेट सेक्टर अब इस चीज को इम्प्रूव करे, उनको फुलफिल करे, उनको ठीक करे, कह सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस को चेंज करे। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था जितने भी फंड्स है जो ब्लॉक हो गए हैं, जो पैसा ब्लॉक हुआ है, उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए। और उन पैसों को कहाँ यूटिलाइज करेंगे, एजुकेशन में, हेल्थ में, फैमिली प्लानिंग में। फिर उसके बाद है जितना भी डेप्ट है, डेप्ट होता है लोन्स, उनको पे किया जाएगा। उनका जो इंटरेस्ट इतना इतना गवर्नमेंट पे कर रही थी क्योंकि कंपनीज लॉस में थी, तो जब लॉस में थी तो इतना इंटरेस्ट उनका जो लोन था उस पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता उसका बर्डन क्यों लेना, फिर उन पैसों से वो भी कम किया गया। उसके बाद जितने भी पब्लिक सेक्टर थे उनको जितना भी कमर्शियल रिस्क था वो प्राइवेट को दे दिया गया, प्रोजेक्ट सारे बांट दिए गए। फिर जितना भी गवर्नमेंट का कंट्रोल था, क्योंकि सारा कंट्रोल तो गवर्नमेंट का था उन कंपनीज में, वो भी कम कर दिया गया। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने मोनोपोली पावर जो थी उसको डिस्करेज किया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जितने भी एरियाज थे जो पब्लिक सेक्टर में अपनी मोनोपोली बनाई हुई थी उसको चेंज कर दिया। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज थी, इसको ज्यादा बेनिफिट मिले, जितना प्राइवेटाइजेशन में आया प्राइस भी कम हो गए, क्वालिटी भी अच्छी होगी। देखा था पहले टेलीफोन के कितने हाई प्राइसेस होते थे, इतना इतना बिल आता था, जब से प्राइवेटाइजेशन कर दिया इतना सस्ता कर दिया उन्होंने, ये सारा बेनिफिट कर दिया। फिर आ गया पॉलिसी रिगार्डिंग द 6 यूनिट्स ऑफ सेम और फॉर प्राइवेट सेक्टर। इसमें क्या किया, जितनी भी लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज थी वो सारी किसको हैंड ओवर कर दी, BIFR। मैं बता चुकी हूँ BIFR क्या है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है। इनका काम होता है कि वाइंडिंग अप करना जितनी भी 6 यूनिट्स हैं और उनको कन्वर्ट कर देना हेल्दियर यूनिट्स में, उनको रिहेबिलिटेट कर देना, उनको ठीक कर देना। पहले वर्कर्स जो थे उन्होंने ऑपोजिशन दिखाया कि हमारी जो जॉब्स है वो इनको बंद करने से चली जाएगी, पर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने नेशनल रिन्यूअल फंड निकाला जिससे उनको रिहेबिलिटेट किया गया, उनको कंपनसेशन मिला उन वर्कर्स को, उनको यहाँ तक कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम दी गई, VRS बोलते हैं जिसको, कि अगर आपको निकाल भी दिया है तो आपको फंड मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे। और जितनी भी सिक इंडस्ट्रीज थी उनको प्राइवेट वालों को हैंड ओवर कर दिया गया, और जो बहुत ही ज्यादा लॉसेस में थी उनको पूरी तरह शट डाउन कर दिया गया। और लास्ट आ जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या था, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए पब्लिक सेक्टर को ग्रेटर ऑटोनॉमी देनी पड़ी, मतलब फ्रीडम देनी पड़ी, टारगेट सेट करने पड़े। ठीक है, हो सकता है धीरे धीरे रिजल्ट्स आए, वो रिजल्ट्स क्लियरली पहले नहीं आए, टारगेट्स धीरे अचीव नहीं हुए, पर मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से क्या हुआ, जितनी भी इंटरफेरेंस थी पॉलिटिकल पार्टीज की, मिनिस्टर्स की, वो धीरे धीरे कम होती गई। जब वो कम होती गई तो रिजल्ट्स जो है वो आने शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की गई, मिनिस्टर्स की जो पावर्स थी उनको हटाया गया, चेंज किया गया, और फिर वो ठीक किया गया। क्लियर है इतना, एनी डाउट?
यस, एनी डाउट? अब तक के टॉपिक में मैं ही बोली जा रही थी। अभय, उदय, अंजलि। Yes, ma'am. No, ma'am. हाँ, हाँ जी, एनी डाउट तो प्लीज आस्क फॉर दैट, नहीं तो हम आगे करवाएं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, थर्ड पॉइंट, एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें हम। जितनी भी एंटरप्राइजेस थे, ठीक है, जब इनको पब्लिक सेक्टर को दे दिया गया तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई, एडवांसमेंट आ गई, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, इन्वेंशंस आ गई, कंप्यूटराइजेशन हो गया, जिससे इन जो एमएनसी थी जितनी भी इनको प्रोवाइड की गई थी वो इनको बेटर मिल गई। ये इसका एक मिनट नेक्स्ट पॉइंट आ गया। तो यहाँ हमारा वैसे ये टॉपिक वो फिनिश हो जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ ही। इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को आपने अच्छी तरह याद रखना है, ठीक है। ये आ जाता है वैसे नेक्स्ट ग्लोबल। ग्लोबल को हमने नहीं करना, तो हम उसके पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोबल और जॉइंट वेंचर को नहीं करना हमने। इसमें जो अलग अलग टॉपिक्स आपको गिवन है, जैसे प्राइवेटाइजेशन का है, या सिर्फ आपको जैसे चेंजिंग द रोल वाला टॉपिक है, अकेले आपको इन टॉपिक्स पे भी आ सकता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही वाला है, चेंजिंग द रोल वाला, जिसमें अपने अपने पॉइंट्स है। रिडक्शन वाला हो गया, ये एमओयू हो गया, सिक यूनिट्स वाला हो गया, तो इनके रिलेटेड अपना अलग से क्वेश्चन आता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्राइवेटाइजेशन जब किया था तो किस चेंजेस की वजह से किया था, ठीक है ना। और इसमें एक आ जाता है, तीनों में डिफरेंस आ जाता है, डिपार्टमेंटल, पब्लिक और गवर्नमेंट कंपनीज में। ये हमने डिफरेंस ऑलरेडी पहले भी किया है। अगर फॉर्मेशन की बात करें तो डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के अंडर है। पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात करें तो वो स्पेशल एक्ट के अंडर है। और थर्ड हमने गवर्नमेंट कंपनी का बताया था, इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। लीगल स्टेटस की बात करें तो डिपार्टमेंटल नो सेपरेट लीगल एंटिटी, और अगर पब्लिक की बात करें तो सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड गवर्नमेंट की भी सेपरेट लीगल एंटिटी। डिपार्टमेंटल की अलग से क्यों नहीं है सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि इसमें डिफेंस और रेलवेज आ जाता है, ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आ जाता है, जो थोड़े से रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है, सीक्रेट रहते हैं। फाइनेंस की बात करें तो टोटल गवर्नमेंट बजट मिलता है डिपार्टमेंट वालों को, इनको भी गवर्नमेंट बजट मिलता है पब्लिक कॉर्पोरेशन को, लेकिन ये इंडिपेंडेंट भी ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें तो ये तो क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके है तो इनका मिक्स होता है, ये बोरो कर सकते हैं बाहर से। बस एक डिपार्टमेंटल ही है जिनका पूरा की पूरा फाइनेंस गवर्नमेंट ही देती है। मैनेजमेंट और कंट्रोल की बात करें तो डिपार्टमेंटल में क्योंकि पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल है तो ऑब्वियस है यहाँ मैनेज और कंट्रोल कौन करेगा, पर्टिकुलर गवर्नमेंट ही करेगी। वहां कौन करेगा, पार्लियामेंट्री कंट्रोल होगा, क्योंकि उसका सारा कंट्रोल पार्लियामेंट से है। और अगर हम गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें तो यहाँ क्योंकि प्राइवेट भी है और वो भी है, दोनों है, तो थोड़े गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, क्योंकि कुछ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है और कुछ प्राइवेट करते हैं। स्टाफ की बात करें तो यहाँ सिविल सर्वेंट्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट हम एम्प्लॉइज भी बोलते हैं। यहाँ कोई गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते, ना ही वहां होते हैं। वहां पर उनकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस अलग तरह की होती है। अगर आप एसबीआई से पूछो तो एसबीआई में जो लगा हुआ है हम उसको ये नहीं कहेंगे वो गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है ना, उनको नहीं कहेंगे। फिर अगर ऑटोनॉमी की बात करें तो इनके पास तो बिल्कुल भी ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम नहीं है, जबकि उन दोनों के पास थोड़ी थोड़ी फ्रीडम है। मतलब आप डिपार्टमेंटल वाला तो पूरी तरह गवर्नमेंट का कंट्रोल में हर चीज। ऑनरशिप की बात करें तो ये पूरी तरह गवर्नमेंट की है।
पब्लिक भी पूरी तरह गवर्नमेंट की कंपनी मानी जाती है, लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो 51% गवर्नमेंट की है, बाकी प्राइवेट की है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर पब्लिक को ज्यादा अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है डिपार्टमेंटल में, क्योंकि ये पूरी तरह गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी को पूरा जवाब देना पड़ता है पब्लिक को कि उनके लिए क्या किया। जबकि पब्लिक कॉर्पोरेशन में इनको पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होना पड़ता है, और इनको स्टेशनरी वाले में इनको मिनिस्ट्री को। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो डिपार्टमेंटल में जो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और अगर पब्लिक और उनकी करें तो उनके पास थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। और अगर सुटेबिलिटी या एग्जांपल्स की बात करें तो आपने तीनों के एग्जांपल्स बता देने, तो ये इसका डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है? चैप्टर नंबर 3 था ये हमारा, हमने रिवाइज फिर से किया है, लेकिन कुछ नेट प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा थोड़ा बीच में वो हुआ है। फिर भी किसी को लगेगा कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा कनेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम तो आ ही रही है। आपको इससे रिलेटेड केस स्टडीज आज मैं भेज दूंगी, उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है? इससे रिलेटेड आपको आज केस स्टडीज ओके। उन क्वेश्चंस को जरूर कंप्लीट कर लेना। जो आपको अलग से स्पेशल क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो आपने करने हैं, प्लस टॉपिक वाइज आपने सारे टॉपिक्स लिखने होते हैं ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाए, ठीक है? और जो मैं क्वेश्चंस दूंगी वो तो आप कर ही रहे हो साथ साथ। इसमें क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट and Engineers India Limited has two different kinds of public sector undertakings. According to you, how these two types of organization are differ? मतलब यहाँ डिफरेंस बताना है किसमें। एक पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है एंड दूसरा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है। अब बताइए पोस्ट एंड टेलीग्राफ कौन सा डिपार्टमेंट होता है? हाँ जी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। मैम आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है।